ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहले इस वर्ड स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की वेरियस ब्रांचेस हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ये सारी सब मिलके कहलाती हैं स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, और डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, तरह तरह की टेबल्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ग्राफ्स के बारे में हम देखेंगे, है ना। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद उस टेबल या उस ग्राफ का हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद वी कैन ड्रॉ आउट द कंक्लूजन, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज डेटा। डेटा का मतलब क्या है? डेटा मीन्स बेसिकली एन इंफॉर्मेशन। वो किसी का नाम हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, किसी की हाइट हो सकती है, किसी का ब्लड ग्रुप हो सकता है। डेटा मीन्स सिंपली एन इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो डेटा मीन्स एन इन्फॉर्मेशन, डेटा मीन्स एन इन्फॉर्मेशन विच इज़ इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स, विच इज़ इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स में होना चाहिए, उसे हम डेटा बोलते हैं। क्लियर? तो डेटा बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा उस डेटा को बोला जाएगा जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डेटा कलेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है तो उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जब हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे, हम किसी सोर्स, सपोज करो किसी मैगजीन में, सपोज करो मुझे देखना है कि पर्टिकुलर स्टेट की क्या पॉपुलेशन, तो मैंने मैगजीन में खोली, उस मैगजीन में लिखा हुआ था कि यूपी की या राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, तो वो डेटा हम किसी सोर्स से गैदर कर रहे हैं, हम डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, हम किसी सोर्स के थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा को बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्राइमरी डेटा जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डेटा कलेक्ट करे, सेकेंडरी डेटा जब हम किसी सोर्स और पब्लिश्ड मैगजीन में वो डेटा कलेक्ट करें तो उसे हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। क्लियर? एक वर्ड और हम डिफाइन करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अगर हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने कहा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन दे रही है 2,2, 3, 2, 2, 2, 3, लेट्स से ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो ऑब्जर्वेशन 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टाइम्स अगर हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 5, सॉरी, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन 2 है वो 5 टाइम्स अगर हो रही है। सेम वे फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 3 कितनी बार अगर हो रहा है? 1 ओनली 2 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 2। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अगर हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, डेटा का मतलब समझा, प्राइमरी सेकेंडरी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझा हमने, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज। रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज, देखिए, रेंज होता है जो कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उन गिवन ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, उनका डिफरेंस कहलाता है रेंज। रेंज का मतलब आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, बेसिकली वो डिफाइन करता है। तो रेंज को हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने एक क्लास में टेस्ट कंडक्ट करवाया और बच्चों के कुछ मार्क्स इस तरह से आए, 2, 7, 10, 5, 19, 11, 6 और 21, लेट्स से ये बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 21। 21 से बड़ा कोई भी नहीं है।
मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कहलाता है रेंज, दैट इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो डेटा का मतलब समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया, रेंज का मतलब समझ आएगा। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए हम वापस से अपनी टर्म पे आ जाते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया था, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे मैंने बोला कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डेटा है उसको हम टेबल्स की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वहीं से। तो बात कर रहे हैं हम टेबल्स की। ठीक है, तो टेबल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दूसरा होता है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तीसरा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन सारी तरह की टेबल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। ठीक है, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो देखो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने एक क्लास में टेस्ट कंडक्ट करवाया, 20 मार्क्स, सॉरी लेट्स से 10 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें 20 स्टूडेंट थे। ठीक है, एक क्लास में मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया जो कि 10 मार्क्स का था टेस्ट, और उसमें मैंने 20 स्टूडेंट थे। तो जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए वो कुछ इस तरह से ऑब्टेन किए। फॉर एग्जांपल 2, 5, 7, 9, 7, 7, 2, 5, 7, 9, 4, 4, 8, 10 हो गया। यस, नेक्स्ट 5, 5, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 9, 9। यस, तो ये बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, एक 10 मार्क्स का हमने टेस्ट कंडक्ट करवाया, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और उन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए। नाउ प्रिपेयर द टेबल, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए टेबल बनाने के लिए हम क्या करें, ये कॉलम्स बना लीजिए इस तरह से, 3 कॉलम्स बनेंगे हमारे। पहले कॉलम में तो आएगा आपका बेटा मार्क्स, दूसरे कॉलम में आएगा आपका टैली मार्क, तीसरे कॉलम में आएगा फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, बस यही मार्क्स आ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 2, 5, 7, 9। अब हम इस डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने 2 को रीड किया तो 2 के अगेंस्ट हम एक टैली मार्क बनाएंगे, 5 के अगेंस्ट हमने टैली मार्क बनाया, 7 के अलॉन्ग टैली मार्क, 9 के अलॉन्ग टैली मार्क, 7 आ रहा है तो दोबारा 7 के अलॉन्ग टैली मार्क्स, दोबारा 7 आ रहा है एक और टैली मार्क, 2 आ रहा है तो 2 के अलॉन्ग टैली मार्क्स, 5 के अलॉन्ग टैली मार्क, 7 तो 7 के अलॉन्ग टैली मार्क, 9 आ रहा है तो 9 के अलॉन्ग टैली मार्क्स, 5 आ रहा है 5 के अलॉन्ग टैली मार्क्स, अगेन 5 आ रहा है वापस टैली मार्क, फिर वापस 5 आ रहा है। तो अब इस तरह से कट करेंगे अपन, ये एक बंडल हो गया विच इज़ रिप्रेजेंट 5 ना। उसके बाद 7 आ रहा है तो 7 के यहाँ पे भी बंडल बन गया, यहाँ पे भी इस तरह से कट करेंगे तो ये 5 का बंडल बन गया। फिर 2 आ रहा है, फिर वापस 5 आ रहा है, फिर वापस 7 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर वापस 9 आ रहा है, तो इस तरह से। तो एक एक इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसके अगेंस्ट हमने टैली मार्क बना दिया। अब इन टैली मार्क को काउंट कर लीजिए, 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ये 5 हो गया, ये बंडल 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 + 1 बेटा ये 6 हो गया, 5 + 1 ये भी 6 हो गया, 4 इस तरह से हो गया। तो हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से
ये 2 हमारी एक ऑब्जर्वेशन हो गई जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है 2 वो 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। 5 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले हैं। तो ये इस तरह से हमारी टेबल तैयार हो गई। टेलीमार्क का बेसिकली यही यूज़ है कि आप एक एक इन्फॉर्मेशन को रीड करके टेलीमार्क बनाते हो। इससे क्या होता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक एक करके रीड कर रहे हो तो मिस होने का चांस नहीं होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली काउंट करोगे, है ना, कि भैया 2 को पहले काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 5 को डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका तो यूज़ ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, कई बार एक भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस होगी तो पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक एक इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसके अगेंस्ट टेलीमार्क बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। ठीक, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक तरह से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। लेट्स से अगेन हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और उनके हमने ब्लड ग्रुप को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उनके ब्लड ग्रुप को ऑब्जर्व किया और उनके ब्लड ग्रुप्स कुछ इस तरह से फाइंड किए गए। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए आया, बी आया, ओ आया, ए बी आया, ओ आया, ए बी, अगेन ए बी। ठीक है, तो ये हमने कुछ बच्चों के ब्लड ग्रुप्स देखे। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और उनके ब्लड ग्रुप्स को हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये ब्लड ग्रुप्स हमें ऑब्टेन हुए। तो अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10, देयर आर 10। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे भी हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा ब्लड ग्रुप और यहाँ पे आएगा टेलीमार्क अगेन, और यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप देख रहे हैं, एक तो ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक ओ आ रहा है और एक ए बी आ रहा है। ओके, तो वापस अपन वैसे ही टेलीमार्क, ए आया तो ए के अगेंस्ट टेलीमार्क, बी आया तो बी के अगेंस्ट टेलीमार्क्स, ओ के अलॉन्ग टेलीमार्क्स, ए बी के अलॉन्ग टेलीमार्क, ओ आया तो ओ के अगेन, ए आया तो ए के अगेंस्ट, बी आया तो बी के अगेंस्ट, अगेन ए आया उसके अगेंस्ट, अगेन ए आया उसके अगेंस्ट, देन बी आया तो उसके अगेंस्ट। तो इसको काउंट कर लीजिए, 4 आ रहा है तो इसके आगे 4 लिख दिया, इसकी 3 है तो इसको 3 लिख दिया, ये 2 आया तो ये 2 लिख दिया, ये 1 है तो 1 लिख दिया, इस तरह से। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। हम देख सकते हैं कि ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है ना। ठीक है, तो ये ए हमारी एक ऑब्जर्वेशन हो गई और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4। क्यों? क्योंकि ये ए 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसलिए हमने बोला ए हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 4। सेम वे ओ सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। तो ये हमारी टेबल इस तरह से तैयार हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे बेसिकली ये 2 कॉलम्स तो फिक्स हो रहे हैं, टेलीमार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो फर्स्ट कॉलम है चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द कि हमें क्या प्रोवाइडेड है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें मार्क्स प्रोवाइडेड थे तो हमने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया था। इस वाले क्वेश्चन में हमें ब्लड ग्रुप प्रोवाइडेड था तो इसलिए हमने ब्लड ग्रुप लिख दिया। हो सकता है आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट दी जाए इन सेंटीमीटर, ठीक है, हो सकता है उनका वेट दिया जाए कि भैया इतना वेट है उन सबका, तो ये चेंज हो सकता है। हाइट इन सेंटीमीटर यहाँ पे बन जाएगा, वेट इन केजी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हमने टेबल बनाना सीख लिया। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये हमारी पहले तरह की टेबल कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ऐसा क्या कमी पड़ गई कि हमें इस पे आना पड़ा, ठीक है।
देखिए सपोज़ करो अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, ठीक है, सॉरी 20 स्टूडेंट थे जिनका हमने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया था। तो उसकी हमने टेबल बनाई थी, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अपन ने बना ली थी। और वहाँ पे हमने देखा था कि 4 तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही थी, एक 2 आ रहा था, एक 3 आ रहा था, एक 5 आ रहा था और एक 7 आ रहा था। इसके अलावा और कोई डेटा था ही नहीं, वही डेटा बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसलिए हमारा 4 रोज़ में काम हो गया था। एक रो हमने 2 के लिए बनाई थी, है ना, एक रो 2 के लिए बनाई थी, एक 3 के लिए बनाई थी, एक 5 के लिए, एक 7 के लिए। तो इन 4 रोज़ में हमारा काम हो गया था। सपोज़ करो अगर मैं टेस्ट 10 नंबर का ना लेके 50 नंबर का लेता या 100 नंबर का लेता, है ना, और वही 20 स्टूडेंट्स होते, ठीक है, वही 20 स्टूडेंट्स होते और सबके मार्क्स अलग अलग आते, किसी के 17, किसी के 19, किसी के 50, किसी के 25, किसी के 7, किसी के 6, इस तरह से सबके अलग अलग मार्क्स आते। अगर सबके अलग अलग मार्क्स आते तो 20 स्टूडेंट थे तो 20 डिफरेंट मार्क्स, 20 डिफरेंट मार्क्स होते तो हम 20 रोज़ बनानी पड़ती, तो उसका कोई सेंस नहीं होता, इतनी बड़ी टेबल बन जाती, ठीक है। तो अब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं, यानी 0 से 10 का ग्रुप बनाया, यानी जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 10 आ रहे हैं वो उस ग्रुप में, 10 से 20, 20 से 30। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम ग्रुप बना देंगे तो हमें इतनी सारी रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज़्यादा बेटर है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन, है ना। देखिए सपोज़ करो वापस से वही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और उनका हमने 50 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करवाया, 20 स्टूडेंट्स और हमने उनका 50 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करवाया और उनके मार्क्स कुछ इस तरह से ऑब्टेन हुए। लेट्स से 17, 20, 12, 8, 19, 39, 50 मार्क्स का हम टेस्ट करवा रहे हैं और कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स हमें ऑब्टेन हुए 17, 20, 12, 8, 19, 39, 45, 48, 6, 3, कितने हो गए, 4, 4, 8, 10, ठीक है। 25, 30, 40, 13, 11, 8, 35, 37, 12, let's say 41, 44, 4, 4, 8, 10, यस। तो ये 20 डेटास हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50 मार्क्स का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया है अमंग 20 स्टूडेंट्स और ये उनके मार्क्स हमें ऑब्टेन्ड हुए और इसकी टेबल हमें तैयार करनी है, ठीक है। तो अब कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी हर एक ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें क्या 20 रोज़ बनानी पड़ेगी, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से वही काम करना है हमें। यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो पहले में तुम्हारा वही आएगा, दैट इज मार्क्स, यहाँ पे आएगा टैली मार्क, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 10 हम ग्रुप्स बना लेंगे, है ना। हमारे मिनिमम मार्क्स 0 आ सकते हैं, मैक्सिमम 50 आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 10-10 का ग्रुप बना लिया, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से हमने ग्रुप्स बना लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बना तो लिया हमने, ताकि अब जो भी डेटा आएगा वो इन 5 रो में ही कहीं आएगा, भले स्टूडेंट 20 होते, भले 50 होते, भले 100 होते, तो वो इन 5 में ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारी टेबल बड़ी नहीं बनेगी, इन 5 में ही काम हो जाएगा, सही है। तो अब देखिए यहाँ पे अब कुछ चीज़ों को या कुछ टर्म्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले उनको कर लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखो
ये ग्रुप्स बनने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये ग्रुप्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं इनको? क्लास इंटरवल। ये क्या है? हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सब क्या है? हमारे क्लास इंटरवल है। ये हमारा एक क्लास इंटरवल हुआ। 10 से 20 हमारा क्या हुआ? क्लास इंटरवल हुआ। इस क्लास इंटरवल के राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये कहलाती है हमारी अपर लिमिट। और लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये सेकंड क्लास इंटरवल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये सेकंड क्लास इंटरवल की बात करें, है ना, ये सेकंड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है। थर्ड क्लास की बात करें तो ये इसकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है। क्लियर? तो अपर लिमिट जो राइट पे लिखा हुआ है अपर लिमिट, लेफ्ट पे जो लिखा हुआ है वो लोअर लिमिट होती है। फिर हम बात करते हैं मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू और यू कैन से क्लास मार्क। ठीक है, मिड वैल्यू और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है सिंपल, क्लास मार्क का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो यहाँ पे हमारी अपर लिमिट है 20, लोअर लिमिट है 10 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये आ गया 20 प्लस 10 दैट इज 30 बाई 2 दैट इज 15। तो इसका क्लास मार्क 15 आ गया। ठीक है, सेकेंड क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास इंटरवल पे सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है क्लास साइज। क्लास साइज को देखा जाता है एच लेटर से डिनोट किया जाता है जनरली। क्लास साइज इज डिफाइन एज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। क्लास साइज इज डिफाइन एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है हमारी? लेट्स से इसकी बात करें तो अपर लिमिट है 20, लोअर लिमिट है 10, तो 20 माइनस 10 तो ये हो गया 10। ठीक है, तो ये क्लास साइज कुछ इस तरह से डिफाइन की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये हमारी क्लास साइज हो गई। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्लास इंटरवल क्या होते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है। ठीक है, जो वर्ड था दैट इज़ रेंज, उसको अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। रेंज का मतलब था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इस डेटा में अगर अपन देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है वो 48 नज़र आ रही है और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 3 नज़र आ रही है। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी 48 माइनस 3 दैट इज़ 45। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस की। नंबर ऑफ क्लासेस की, कि नंबर ऑफ क्लासेस हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ क्लास इंटरवल, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल में काम हो रहा है। ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि हमें कितनी क्लास इंटरवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो यहाँ पे रेंज तो हमारी 45 है और क्लास साइज़ की अगर हम बात करें तो क्लास साइज़ हमारी 10 है। तो यहाँ पे 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा 4.5। क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेज आपका एक नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करेगा तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। 4.5 का मतलब ये है कि हमें 4 से ज़्यादा क्लासेस तो चाहिए ही चाहिए। तो यानी 4 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा वो ले लो, तो यानी नंबर ऑफ क्लासेस 5 रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी 5 क्लासेस में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। रेंज कैसे निकालते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ अपन और देख लेते हैं कि क्लास इंटरवल की हम बात कर रहे थे। तो हमारे क्लास इंटरवल बेटा 2 तरह के होते हैं। क्लास इंटरवल भी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और एक होता है हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, यहाँ पे ये जो मैंने इंटरवल लिखे हैं इनको हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी बोला जाता है और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल भी बोला जाता है। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल भी बोला जाता है इनको।
ऐसा इसलिए एक्सक्लूसिव, ये है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और इसको एक्सक्लूसिव इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर जो अपर लिमिट हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि बच्चों के मन में आ रहा होगा किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए, सर 10 तो आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ कंसिडर करें कि यहाँ कंसिडर करें, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कौन सा क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि किसी बच्चे के मार्क्स 10 आ रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट ना होके कहाँ काउंट होगा, सेकंड में काउंट होगा। क्लियर है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ना होके वो इधर काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव है। उसको कंटिन्यूस इसलिए बोला गया क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सर ये 10 पे ख़त्म और ये 10 पे चालू हो गया, तो इसलिए कंटिन्यूस दिख रहा है। ये 20 पे ख़त्म, ये 20 पे चालू, ये 30 पे ख़त्म, 30 से चालू, तो ये कंटिन्यूस नज़र आ रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूस क्लास इंटरवल भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट इज़ नॉट इंक्लूडेड, दे आर एक्सक्लूडेड, तो इसलिए बोला गया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, चलिए अब बहुत थ्योरी हो गई, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को अपन बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव है, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, कंटिन्यूस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जहाँ पे ख़त्म ये वहीं पे शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आ रहे हैं तो वो फर्स्ट में काउंट ना होकर सेकंड में काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में 10 इंक्लूडेड नहीं है। चलिए चालू करते हैं, वैसे ही रीड करना है। पहले 17, तो 17 हमारा आ रहा है इस ग्रुप में, यहाँ पे टैली मार्क 20 आ रहा है, देखो 20 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे आएगा 20। फिर आ रहा है 12, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे आएगा 39, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 48, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 30, 40 यहाँ पे नहीं आएगा, इधर आएगा, फिर 13, फिर 11, फिर 8, फिर 35, 37, 41 और ये 44। ये हो गया हमारे 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5। इसको काउंट कर लो, देखो 20 हो रहा है नहीं हो रहा है। 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 दैट इज़ 20। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें सब क्लियर समझ में आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी, ठीक है। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। रेंज क्या होती है, जो गिवन ऑब्जर्वेशन होती है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, उसका डिफरेंस। नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे निकाली जाती है, रेंज को क्लास साइज से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ़ क्लासेस एक नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन है तो उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमें लेना पड़ेगा, इस तरह से। क्लास इंटरवल मैंने कहा था 2 तरह के होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को कंटिन्यूस बोला जाता है। ये जो हमने बनाया है फिलहाल एक्सक्लूसिव बनाया है, इसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं है। किसी बच्चे के मार्क्स 10 आ रहे हैं तो वो फर्स्ट में काउंट ना होके सेकंड में काउंट होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।